Hello friend. So until now we have finished our two chapter, that is first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. Now we will start our third chapter, that is entropy. Okay, actually this is the extension of second chapter. इसमें हम कुछ नया देखने नहीं वाले, जो भी हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे उसको हमें कंटिन्यू करना है, बिकॉज एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएट विथ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या एंट्रोपी का जो इन्वेंशन हुआ है बिकॉज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो वो जो भी चैप्टर है, दिस इज कंसिडर एज एक्सटेंशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो सबसे पहला जो बिट है वो क्लॉसियस इनइक्वेलिटी। तो क्लॉसियस इनइक्वेलिटी मतलब क्या है वो हम आज देखेंगे। तो हमें मालूम है इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, दैट इज रिजर्वायर, हायर रिजर्वायर, लोअर रिजर्वायर। इस हॉट इसे हम सोर्स या इसे सिंक कहते हैं। Q1 हीट हम सप्लाई कर रही है इंजन को, तो हमें W वर्क डन मिल रहा है, और Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है रिजर्वायर को। तो इसका इफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं W अपॉन Q। Q1 Q से हीट सप्लाइड है, W को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब ये जो इंजन है वो रिवर्सिबल है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो रिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी हम बाय यूजिंग टेम्परेचर ऑल्सो कैलकुलेट कर सकते हैं। T1 हमने कैरनोट थ्योरम में देखा है, कैरनोट साइकिल में T1 माइनस T2 अपॉन T2। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो ये आएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और ये आएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। दोनों भी सेम है, दोनों भी 1 से सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं Q2 इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू T2 बाय T1। ओके, फिर से आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर फोकस करो। ये Q2 बाय Q1 है, ये 1 से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और ये T2 बाय T1 है, वो भी 1 से ही सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि Q2 बाय Q1 इक्वल्स टू T2 बाय T1 बराबर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q1 इधर गया, T2 इधर आया, Q2 बाय T2 इक्वल्स टू Q1 बाय T1। ये हमने पहले भी देखा है। ओके, तो रिवर्सिबल इंजन के हम लिख सकते हैं Q1 बाय T1 इक्वल्स टू Q2 बाय T2। ओके, अब ये दूसरी अब बात पे एक कॉन्सेंट्रेट करिए। दिस Q1 इज हीट सप्लाइड। ओके, तो हम हीट सप्लाइड को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, एंड Q2 इज हीट रिजेक्टेड बाय हीट इंजन। व्हाट इज Q2? हीट रिजेक्टेड बाय दिस इंजन, मतलब Q2 इंजन से रिजेक्ट हो रही है, तो हम उसे निगेटिव कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे, मतलब Q1 बाय T1, ये जो Q2 है इस साइड में गया, माइनस Q2 बाय T2 इक्वल्स टू 0। ये Q2 बाय T2 को हमने उधर भेज दिया है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर। लेकिन व्हाट इज Q2? Q2 इज हीट रिजेक्टेड, तो उसे हम माइनस कंसिडर करेंगे। सो Q1 बाय T1 माइनस माइनस Q2 बाय T2 इक्वल्स टू 0। हीट सप्लाइड को पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड को नेगेटिव, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। तो आप यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो जो मैंने अभी लिखा था वो यहाँ पर है, Q1 बाय T1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस प्लस Q2 बाय T2 इक्वल्स टू 0। मतलब Q1 बाय T1 इक्वल्स टू Q2 बाय T2, सॉरी Q1 बाय T1 प्लस Q2 बाय T2 इक्वल्स टू 0। ओके, मतलब इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल Q बाय T, जिसमें हम जो सप्लाई हो रहा है उसको प्लस पकड़ेंगे, और जो रिजेक्ट हो रहा है उसको निगेटिव पकड़ेंगे। तो ओवरऑल समेशन हमें यहाँ मिलेगा 0 फॉर रिवर्सिबल साइकिल। ओके, समेशन ऑफ Q बाय T इज ऑलवेज 0 फॉर रिवर्सिबल इंजन, ये बात आप ध्यान में रखो। अब देखेंगे हम इरिवर्सिबल इंजन का। सपोज सेकंड इंजन इज इरिवर्सिबल। अब हमें मालूम है कि ये अपना ये इरिवर्सिबल इंजन है। अब हमें कैरनॉट थ्योरम ने बताया है कि रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज मोर इफिशिएंट देन इरिवर्सिबल इंजन। मतलब अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे हैं तो रिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी
हमेशा इरिवर्सिबल से ज़्यादा रहती है। ओके, तो और ये इरिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इसका हीट सप्लाइड है Q1, इसका हीट रिजेक्टेड को हमने Q2 डैश पकड़ा है, तो Q1 माइनस Q2 डैश अपॉन Q1, ये होगी उसकी इफिशियंसी। अब ये इफिशियंसी रिवर्सिबल इंजन जो T1 और T2 के बीच में वर्क करेगा उससे कम रहेगी, बराबर। अब जो रिवर्सिबल इंजन T1 और T2 के बीच में काम करेगा उसकी इफिशियंसी रही ये T1 माइनस T2। ओके, या इसको मैं थोड़ा अलग अलग लिखता हूँ। ये जो इरिवर्सिबल की इफिशियंसी है वो है Q1 माइनस Q2 डैश अपॉन Q1। मैंने आपको पहले ही बोला है, सिर्फ रिवर्सिबल की इफिशियंसी हम टेम्परेचर से निकाल सकते हैं, इरिवर्सिबल की नहीं। तो इसकी अगर इफिशियंसी निकाले तो हमें Q लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐसा कंसिडर करेंगे कि T1 और T2 में कोई रिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी ऑब्वियसली इससे ज़्यादा रहेगी। तो अगर रिवर्सिबल इंजन रहता है तो इसकी इफिशियंसी कितनी रहती? T1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम ये जो इफिशियंसी है ये इससे हमेशा ज़्यादा रहेगी। मतलब जो रिवर्सिबल की इफिशियंसी है वो ज़्यादा रहेगी इरिवर्सिबल से। ओके, वो यहाँ पर लिखा है, इसमें आप कॉन्सेंट्रेट करो। ये जो Q वाला पार्ट है वो इरिवर्सिबल की इफिशियंसी है, उससे ज़्यादा है। ये जो T वाला पार्ट है वो रिवर्सिबल की उससे, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस Q2 डैश अपॉन Q1 ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1 माइनस T2 बाई T1। अब देखो, अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए। अब ये इक्वेशन में ये वाला ज़्यादा है। ये वाला ज़्यादा कब रहेगा? जब T2 बाई T1 इस Q2 बाई Q1 से कम रहेंगे। ओके, मतलब सपोज हम दोनों को 1 से ही सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 4, सॉरी 4 नहीं बोलेंगे इसको हम, 1 माइनस 0.2, और इधर लिखता हूँ मैं 1 माइनस 0.5। तो ज़्यादा कौन सा रहेगा? ऑब्वियस है ये, बराबर। जिससे कम माइनस होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, बराबर है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसके लिए, ये ये ज़्यादा है, इसकी 1 माइनस T2 बाई T1 की वैल्यू ज़्यादा है, किससे? 1 माइनस Q2 डैश अपॉन Q1 से। तो इसका मतलब सीधा सीधा है T2 बाई T1 की वैल्यू कम है Q2 डैश अपॉन Q1 से। क्लियर? अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। Q1 बाय T1, ये Q1 इधर गया, ये T2 इधर आ गया, साइन ऐसा रहेगा। तो Q1 बाय T1 इज लेस देन Q2 डैश अपॉन T2। ओके, समझ में आ गया? अब देखो वैसे ही जिसको मतलब हीट सप्लाइड पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड नेगेटिव, इसको हमने इधर भेज दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q1 बाय T1, ये Q2 डैश उधर जाएगा, माइनस Q2 डैश अपॉन T2, इधर रहेगा 0। ओके, तो 0 रहेगा ग्रेटर इससे। ओके, अब इसको हम निगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं Q1 बाय T1 माइनस Q2 डैश अपॉन T2 लेस देन 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, जो मैंने अभी भी लिखा था स्क्रीन पे वो ये रहा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो Q1 बाय Q2 सॉरी Q1 बाय T1 प्लस Q2 डैश अपॉन T2 इज लेस देन 0, बराबर। मतलब अगर इरिवर्सिबल इंजन है तो ये जो Q बाय T का समेशन है ये हमेशा 0 से कम आएगा। ओके, समझ में आ गया? अगर ये रिवर्सिबल है, अगर ये रिवर्सिबल है तो Q2 बाई T हमेशा इक्वल्स टू आएगा 0। ये दिस इज फॉर इरिवर्सिबल, दिस इज फॉर रिवर्सिबल। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। जो भी समेशन रहेगा Q बाई T का, इरिवर्सिबल केस में वो 0 से कम रहेगा, और रिवर्सिबल में वो इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये जो कम हो रहा है, ये जो इक्वल नहीं है, इसे कहते हैं क्लॉसियस इनइक्वलिटी। अगर वो इक्वल रहता तो इक्वलिटी कहते थे। ओके, मतलब इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? इन जनरल ये वाला समेशन और इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अगर रिवर्सिबल है तो ये इक्वल्स टू 0 है, अगर रिवर्सिबल नहीं है तो लेस देन 0 है। समझ में आ गया?
ओके, अब देखो जो इरिवर्सिबल के लिए था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो, ये जीरो से कम है मतलब जीरो उससे ज़्यादा है। मतलब अगर हम यहाँ पर कुछ ऐड करते तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा, बराबर, जीरो उससे ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? सपोज इसकी वैल्यू सपोज पॉइंट, नहीं पॉइंट नहीं बोलूँगा मैं, पॉइंट से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। नहीं ठीक है, ज़ीरो से कम है ना, तो इसकी वैल्यू हम पकड़ेंगे -5, इसकी वैल्यू हम पकड़ेंगे -5, ज़ीरो से कम है। तो ये इसे ज़ीरो होने के लिए कितना लगेगा, +5, मतलब यहाँ पर समथिंग है जो इसे ज़ीरो से कम बना रहा है, बराबर। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं डी क्यू बाई टी इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब यहाँ पर कुछ है जिसे ऐड करने से ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन क्या है, तो वो है वो इरिवर्सिबिलिटी, मतलब फ्रिक्शन में जो लॉस हो रहा है वो अगर हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो इसकी समेशन ज़ीरो हो जाएगी, बराबर। जो रिवर्सिबल रहता है उसमें फ्रिक्शन नहीं रहता है, मतलब उसमें इरिवर्सिबिलिटी ज़ीरो रहती है, मतलब ये आई ज़ीरो रहता है, तभी वो इक्वल्स टू ज़ीरो रहता है। ये बात आप समझ लीजिए। जो रिवर्सिबल इंजन रहता है उसमें कुछ भी लॉस नहीं होता है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी ज़ीरो रहती है, मतलब आई की वैल्यू ज़ीरो रहती है, तभी वो डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, बराबर। लेकिन इसमें आई की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी जो उसे ज़ीरो से कम कर देती है, बराबर। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी क्यू बाई टी प्लस आई इक्वल्स टू ज़ीरो। आई क्या है, आई है इरिवर्सिबिलिटी, जो फ्रिक्शन में लॉस होने वाला है वो लॉस निकल जाएगा, इसलिए वो जीरो से कम हो जाएगा। लॉस में जो एनर्जी जा रही है वो निकल गई, वो उसको जीरो से कम कर रही है। क्लियर? अगर रिवर्सिबल इंजन है तो ये आई की वैल्यू जीरो रहेगी, यहाँ पर देखो, तो वो बन जाएगा डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर? तो इसे कहते हैं क्लॉसियस इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी मतलब वो जो इक्वल नहीं है, वो क्यों इक्वल नहीं है, इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। ओके, तो उसे इरिवर्सिबिलिटी अगर हमने ऐड कर दिया तो वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ। अब देखो, अ रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव्स हीट फ्रॉम टू थर्मल रिजर्वायर मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर 750 केल्विन and 500 Kelvin. The engine develops 100 kilowatt and rejects 3600 kilojoule per minute of heat to a heat sink at 250 Kelvin. Determine thermal efficiency of the engine and heat supplied by each thermal reservoir. अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। एक थर्मल एक रिवर्सिबल हीट इंजन दिया है जो दो सोर्स से हीट लेता है, एक का टेम्परेचर 750, दूसरे का है 500। ओके, और ये दोनों से हीट लेके वो 100 किलोवाट वर्क प्रोड्यूस करता है, और बाद में वो जो सिंक है उसको हीट रिजेक्ट करता है 3600 किलो जूल पर मिनट। ओके, देखिए इतनी हीट उसने रिजेक्ट कर ली, इतना वर्क प्रोड्यूस कर लिया। तो हमें निकालना है कि इस इंजन की इफ़िशेंसी कितनी है और वो इंडिविजुअल इनसे कितना हीट ले रहा है। तो इसकी इफ़िशेंसी निकालना सिंपल है। इफ़िशेंसी क्या रहता है, W अपॉन हीट सप्लाइड। ओके, अब जो हीट रिजेक्टेड दी है वो किलो जूल पर मिनट में। ओके, तो हम क्या करेंगे, या तो इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे या इसे किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इजी रहेगा, हमें 100 किलोवाट को किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 100 किलोवाट मतलब 100 किलो जूल पर सेकंड, उसे मिनट में चाहिए तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 इंटू 60, तो जो वर्क है वो मिनट में कितना आएगा, 6000 किलो जूल पर मिनट, बराबर। वर्क आउटपुट कितना आया, 6000 किलो जूल पर मिनट। अब हम लिख सकते हैं हीट सप्लाइड इक्वल्स टू W प्लस हीट रिजेक्टेड, बराबर है ना। हमने
हमने यहाँ पर हीट सप्लाई की, उसमें से कुछ वर्क प्रोड्यूस हुआ और कुछ रिजेक्ट हुआ, मतलब ये दोनों का समेशन क्या रहेगा, हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड इक्वल्स टू वर्क डन जो आया है 6000 और हीट रिजेक्टेड जो है 3600, मतलब टोटल हीट सप्लाइड कितनी हुई 9600 किलो जूल पर मिनट। ओके, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क डन है 6000, हीट सप्लाइड है 9600, तो इसकी इफिशियंसी 62.5%। ये हो गया हमारे पहले सब क्वेश्चन का आंसर कि इसकी इफिशियंसी कितनी है। अब हमें निकालना है कि इस इंजन को टोटल कितनी हीट सप्लाइड हुई 9600 किलो जूल पर मिनट, लेकिन सोर्स ए ने कितना हीट सप्लाई किया और सोर्स बी ने कितना हीट सप्लाई किया, वो हमें निकालना है। तो हम कंसिडर करेंगे कि सोर्स ए से क्यू हीट सप्लाई हुई, तो सोर्स बी से कितनी होगी 96, मतलब ये दोनों का समेशन इतना है, क्यू प्लस इस सोर्स बी का समेशन कितना है 9600, क्यू क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल्स टू 9600। ओके, तो क्यू ए को हम क्यू कहेंगे, तो क्यू बी की वैल्यू कितनी आएंगी 9600 माइनस क्यू ए। आप समझ सकते हो, ये दोनों मिलाकर इतना हीट सप्लाई कर रहे हैं। एक को अगर हमने क्यू कंसिडर किया तो ये कितना आएगा, ये माइनस क्यू। ओके, अब हमें मालूम है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या है, अभी रिवर्सिबल इंजन दिया था, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या है, ये 3 रिजर्वायर है अपने, तो इसको मैं लिखता हूँ Q1/T1 प्लस Q2/T2, और ये हो गए, या इस डायग्राम में लिखता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा Q/T इक्वल्स टू 0। ये दो हीट सप्लाइड है और एक हीट रिजेक्टेड है, तो सप्लाइड को हम प्लस बोलेंगे, रिजेक्टेड को माइनस। तो ये क्या आएगा, Q1/T1 प्लस Q2/T2, इसको मैं Q1 कहता हूँ, इसको Q2 कहता हूँ और इसको Q3 कहता हूँ। ये दोनों हीट सप्लाइड इसलिए प्लस, माइनस Q3/T3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया कैसे हमने क्लॉसियस इनइक्वालिटी अप्लाई की। ये रिवर्सिबल था इसीलिए इक्वल्स टू 0, Q/T का समेशन 0, और Q/T यहाँ पर दो सप्लाइड है और एक रिजेक्टेड है, तो जो सप्लाइड है वो पॉजिटिव और जो रिजेक्टेड है वो निगेटिव। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, मतलब जो अभी हमने लिखा था ये वाला Q1/T1 प्लस Q2/T2 माइनस Q3/T3 इक्वल्स टू 0। जो 1 से हीट सप्लाई हो रहा है उसे हमने Q कंसिडर किया था, T1 की वैल्यू 750, Q2 मतलब जो दूसरे हीट सोर्स से आ रहा था वो हमने निकाला है 9600 माइनस Q डिवाइडेड बाय उसका सोर्स का टेम्परेचर 500 माइनस Q3 की वैल्यू 3600 और उसके सोर्स सिंक का टेम्परेचर है 250 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी, सिर्फ Q या अननोन यहाँ पर। ओके, तो देखिए Q/750 जो हमने Q कंसिडर किया उसका सोर्स का टेम्परेचर 750, जो दूसरे का है उसमें उसमें से कितनी हीट बाहर आ रही है 9600 माइनस Q, उसके से टेम्परेचर 500 माइनस ये हीट रिजेक्शन और उसका टेम्परेचर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें Q मिलेगा 7200 किलो जूल पर मिनट, मतलब जो पहला रिजर्वायर है उससे कितनी हीट बाहर आएगी 7200, तो सोर्स बी से कितनी आएगी, दोनों मिला के 9600 हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये अगर 7200 सप्लाई कर रहा है तो ये कितना करेगा 9600 माइनस 7200, ये आएगा 0042400, ये दोनों मिला के 9600 हीट सॉरी सप्लाई करेंगे। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। इसके ऊपर के और भी न्यूमेरिकल है जो हम बाद में लेंगे। ये बात ये ध्यान में रखिएगा कि जो सेकंड लॉ पे न्यूमेरिकल आएगा और सेकंड क्वेश्चन में, वो आइदर सेकंड लॉ पे आएगा या फिर वो क्लॉसियस इनइक्वालिटी के ऊपर आएगा। ओके, और ये न्यूमेरिकल कभी कभी 15 मार्क के लिए भी पूछते हैं कि तीन सोर्स रहेंगे, जैसे अभी दो थे,
ओके। और उसमें अलग अलग हीट सप्लाई पूछेंगे और वो 15 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ चुके हैं या 12 मार्क के लिए भी आ चुके हैं। तो आप ये क्वेश्चन मतलब ये न्यूमेरिकल स्किप मत करो, इसकी और प्रैक्टिस करो। आपको अगर ये न्यूमेरिकल 12 मार्क के लिए आ गया तो एग्जाम में आपको 12 के 12 या 15 मार्क के है तो आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं उस क्वेश्चन के। थैंक यू।